गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भूगोल का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां। पृथ्वी पृथ्वी के बारे में आप लोग का कुछ इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में बता दिया गया था और उसके आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना के बारे में भी आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था। आज हम लोग पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां मतलब कहने का मतलब स्थल पर, यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी ना तो समतल है ना ऊबड़ खाबड़ है। इसके कुछ भाग बहुत ही ऊंचे हैं और कुछ भाग बहुत ही नीचे हैं। इस तरह के इनके स्वरूप को हम लोग पृथ्वी इसको स्थलाकृतियां कहती है, भू आकृतियां कहती है, यानी भूमि की आकृति, यानी प्रकृति के द्वारा पृथ्वी पर कुछ आकृति बन गई, इसे स्थलाकृतियां कहती हैं। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस पृथ्वी की जो सतह है में समरूपता नहीं है और इस विशेष क्षेत्र के जो रूप होते हैं उसी को कहते हैं स्थलाकृतियां। तो विश्व स्तर पर स्थलाकृति को दो भागों में बांटा गया है। एक भू आकृति, ये क्या है? भू आकृति। दूसरा है भू आकृति में आपको मुख्य रूप से आ जाएंगे एक समुद्र की आकृति। विश्व स्तर पर इसको कहने का मतलब हुआ कि एक महाद्वीप या जिसे हम लोग कहते हैं महादेश। दूसरा आकृति है सागर, महासागर। महादेशों के अंतर्गत महादेश में बहुत से भू आकृति आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पर्वत, पठार, मैदान, झील इत्यादि आपको मिल रहे हैं। ये भू आकृति है। ये सभी क्या होंगे? भू आकृति। सागर, समुद्र, यानी समुद्र में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पठार, मैदान और खाइयां है, इसे समुद्र आकृति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समुद्र आकृति। यानी समुद्र के अंदर जो आपको आकृति मिलेंगे, सो पृथ्वी का जो स्वरूप है वो समुद्र आकृति, और स्थल पर जो आकृति मिलेगी उसे भूमि पर जो आकृति मिलेगी मुख्य रूप से आपको पर्वत, पठार और मैदान है। अब यहाँ सवाल उठता है क्या कि भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है? तो आप भूमि के अंदर आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनके मुख्य रूप से तीन परत होते हैं। भूपर्पटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूपटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल। तीसरा मेटल आवरण, और सबसे जो नीचे का भाग होता है वो केंद्रीय भाग होता है। मेटल भाग में आपको बताया था कि मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो भूपर्पटी के अंदर आंतरिक क्रिया होती है, जिसके कारण बहुत सी परत कठोर होकर करके वो पृथ्वी की सतह को चीरते हुए बाहर निकल जाती है और वो आकृति का रूप लेती है। तो पर्वत पृथ्वी के अंदर होने वाली संकुचन से वो पृथ्वी के सतह को चीरती हुई एकदम नुकीला आकृति बनाती है, जिसे हम लोग पर्वत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर्वत। पृथ्वी की सतह पर अपक्षयन के फलस्वरूप चट्टानें टूटती है और कणों में बदलती रहती है। जब मौसम परिवर्तन होता है, हवा चलती है, जल और तापमान में परिवर्तन होता है, तो ये
संकुचन होता है, जिसके कारण पृथ्वी की चट्टानें टूटती है और वो कण में बदल जाती है। पृथ्वी के अंदर पट्टियों की गति से ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत। दूसरी ओर पृथ्वी का कुछ भाग कहीं धंस जाता है तो घाटी का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी जब फटता है तो यही मैग्मा चैम्बर बाहर आ जाते हैं और चट्टान का रूप ले लेती है। इसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये पर्वत का रूप ले लेती है। तो हम लोग मुख्य रूप से आज की क्लास में सभी बड़े जो स्थलीय भूभाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी जो पृथ्वी है, जब ग्लोब देखेंगे तो आप दो चीज देखेंगे, स्थल भाग और एक जलीय भाग। एक स्थलीय भाग और दूसरा क्या है, जलीय भाग। तीन हिस्सा में आपको जल ही दिखाई देंगे, मात्र एक हिस्सा है जो स्थल भाग है। तो उस स्थल भाग के जो बड़े बड़े भाग हैं उसे कहते हैं महादेश। क्या कहते हैं, महादेश या महाद्वीप। महाद्वीप यानी स्थल के वो बड़े भाग जो किसी सागर या महासागर के द्वारा अलग होता है। जो किसी सागर या महासागर के द्वारा अलग होता है, अलग किया जाता है, उसे महादेश कहते हैं। ठीक उसी प्रकार महासागर तो जल का वो बड़ा भाग जो किसी महादेश या किसी महादेश या महाद्वीप के द्वारा अलग किया जाता है, उसे हम महासागर कहते हैं। तो महादेश पृथ्वी पर 7 महादेश है। एशिया महादेश, दूसरा यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठा अंटार्कटिक महादेश, और सातवां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सभी को हम नाम याद रख लेंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। सभी का चित्र हम लोग देखते हैं ग्लोब पर। सभी महादेशों का आपके बुक में भी है, आप विश्व का जो मानचित्र है उस पर भी आप देख सकते हैं। ये बीच की जो लाइन गुजरती है उसे कौन सी लाइन कहते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के बाद देखिए इधर उत्तरी गोलार्ध में एशिया महादेश है। एशिया महादेश से सटा ही क्या है, यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश, एशिया और यूरोप का जो मिला हुआ भाग है इसी को कहते हैं यूरेशिया। इसको क्या कहते हैं, ये एशिया और यूरोप का जो मिला हुआ भाग है
उसके बाद देखते हैं क्या, कुछ छोटे छोटे द्वीप है और सब। इधर जो आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया। और इधर जो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मानचित्र पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अफ्रीका महादेश, अफ्रीका, अफ्रीका महादेश। फिर आइए, ये आपका जो हो गया और एक जुड़ा हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और ये हो गया आपका क्या, दक्षिण अमेरिका। तो ये ग्लोब पर आप सातों महादेश को देख रहे हैं। एशिया देखने से ही लग रहा है सबसे बड़ा महादेश है। एशिया सबसे बड़ा महादेश और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महादेश, सभी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एशिया महादेश का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4,97,00,000 किलोमीटर, 4,97,00,000 किलोमीटर। अफ्रीका का क्षेत्रफल है 3,02,44,00,000 किलोमीटर, सब लाख किलोमीटर में दिया हुआ है। और सबसे छोटा जो ऑस्ट्रेलिया है वो है 86,00,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अब यहां हम देखते हैं ये विषुवत रेखा किन किन महादेशों से होकर गुजर रहा है। एशिया महादेश को छूता है लेकिन ये इससे गुजरता नहीं है। ये अफ्रीका महादेश से होकर गुजरता है। तो अफ्रीका महादेश से सिर्फ विषुवत ही रेखा नहीं बल्कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दूसरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तीनों रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अक्षांश रेखाएं वो अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश से कौन सी रेखा गुजरती है, आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। और कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के बारे में जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा एशिया महादेश। तो भारत यहां पूछेगा किस महादेश में, भारत एशिया महादेश में है। किस महादेश में है, एशिया महादेश में, जो एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। अब हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एशिया महादेश के बारे में जानते हैं। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 से थोड़ा ही कम है। जहां तक कि आबादी का प्रश्न है तो संसार के प्रत्येक 5 व्यक्ति में 3 एशिया में रहते हैं। ग्लोब में यह पूर्णतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केवल कुछ ही एशियाई द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। द्वीप अधिक आयातोष्या
द्वीप किसे कहते हैं? एक तो हम लोग पढ़े महाद्वीप, महाद्वीप किसे कहते हैं? यानी महाद्वीप या महादेश, यानी स्थल का वह बड़ा भाग जो किसी सागर या महासागर के द्वारा अलग होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। द्वीप होता है क्या? द्वीप स्थल का छोटा भाग होता है जिसके चारों ओर क्या होता है? जलीय क्षेत्र होता है। जिसके चारों ओर क्या होता है? जलीय क्षेत्र। ठीक इसी का उल्टा होता है झील। झील होता है कि बीच में पानी रहता है, चारों ओर उसको घिरा हुआ था, वो स्थल भाग से घिरा हुआ रहता है, चारों ओर रहता है वो स्थल भाग से, उसे झील कहते हैं। और ये द्वीप जो होता है स्थल का छोटा रूप जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे कहते हैं। तो आप एशिया महादेश जब आप देखते हैं पिक्चर में, अब आपको ग्लोब से भी दिखाते हैं, देखिए एशिया महादेश। तो एशिया महादेश में आप देखते हैं तो छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं के नीचे, छोटे छोटे कुछ एशियाई द्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में है, कुछ ही द्वीप। पश्चिम में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और काला सागर एशिया को यूरोप से अलग करता है, यानी एशिया और यूरोप से अलग करता है। कौन करता है अलग? यूराल पर्वत पश्चिम में, पश्चिम की तरफ एशिया इधर तो पश्चिम दिशा इधर, यानी एशिया और यूरोप को जो अलग करता है यूराल पर्वत। क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत। और जलीय भाग कौन अलग करता है? तो कैस्पियन सागर और काला सागर एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, क्योंकि कोई बड़ा जल भाग इस यूरोप से अलग नहीं करता, इसलिए दोनों मिलाकर इसी को कहा जाता है यूरेशिया। एशिया यूरोप का जो मिला हुआ भाग होता है उसे कहते हैं यूरेशिया। उत्तर में एशिया का बड़ा भूभाग आर्कटिक वृत्त में आता है और यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत दक्षिण पूर्व एशिया भूमध्य रेखा के करीब है और ये पूरे साल यहाँ गर्मी पड़ती है। पूर्वी एशिया प्रशांत को छूता है तो यह अत्यधिक द्वीपों का क्षेत्र है। संसार का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय, जो एशिया महादेश में स्थित है। सबसे गहरी झील लेक बैकाल झील एशिया महादेश में स्थित है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कैस्पियन सागर सभी एशिया महादेश में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा हिमालय पर्वत किस महादेश में स्थित है? एशिया महादेश में, जो संसार की सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा है लेक बैकाल यानी झील, सबसे गहरी झील एशिया महादेश में स्थित है। ये इधर होता है नॉर्थ पोल जो आप जानते हैं और साउथ पोल इधर। तो एशिया का महादेश का कुछ हिस्सा वो ध्रुवों से सटा हुआ है। इस भाग में अत्यधिक ठंड पड़ती है क्योंकि तापमान के अनुसार आपको बताया थे कि 3 कटिबंध में बांटा गया था, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये जो आप देखते हैं 66.5 डिग्री और 90 डिग्री का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। और यहाँ क्या होता है? सूर्य की किरणें बहुत ही तेजी पड़ती है, सालों भर जमा रहता है, इसके कारण यह क्षेत्र बहुत ही ठंडा होता है। ठीक विषुवत रेखा के करीब जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी होती है और ये गर्म इलाका है। तो एशिया महादेश का कुछ हिस्सा में सालों भर गर्मी भी रहती है क्योंकि वो विषुवत रेखा के नजदीक में है। एशिया महादेश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। क्या मकर रेखा?
गुजरती है तो नहीं, कुछ हिस्सा से छूती है। अफ्रीका महादेश, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह अटलांटिक और हिंद महासागर के बीच अधिकतर इसका क्षेत्र पड़ता है। इसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है और पूर्व में इथोपियन ऊंचा भूभाग। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा इसी महाद्वीप में है। उत्तर पश्चिम में जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य से यह यूरोपीय महादेश से जुड़ा हुआ है। जलडमरू मार्ग वह मार्ग है जिसे दो भूभाग एक दूसरे से जोड़ते हैं। स्वेज नहर इस एशिया से इसे अलग किया जाता है। अब हम लोग यहाँ दो चीज पहले समझेंगे। एक स्थल संधि, स्थल संधि, दूसरा है जल संधि। जल संधि को ही कहा जाता है जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पिक्चर से भी आप समझ जाएंगे। चलिए पिक्चर से आप समझ गए होंगे। जल संधि जो दो जलीय भागों को जोड़ता है और दो स्थलीय भागों को क्या करता है, अलग करता है, उसे कहते हैं जल संधि। जल संधि ऐसे जलडमरू मध्य क्यों कहते हैं, तो ये जब दो क्षेत्र आपस में मिलता है यहाँ डमरू के आकार की तरह बन जाता है। डमरू का आकार आप देख रहे होंगे इस तरह से, डमरू के आकार के बन जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं जलडमरू मध्य। ये जल संधि है जो दो जलीय भागों को जोड़ रहा है और दो स्थलीय भागों को क्या करता है, अलग करता है। ठीक उसी प्रकार स्थल संधि में दो स्थलीय भागों को क्या करेगा, जोड़ेगा और दो जलीय भागों को अलग करेगा। जैसे जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि है। क्या है, आप देख रहे हैं एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। और आप एक चीज से और समझ सकते हैं कि इंडिया का नक्शा के नीचे आपको बना हुआ रहता है श्रीलंका का नक्शा। तो बताइए जलीय भाग द्वारा जुड़ा हुआ है कि स्थलीय भाग द्वारा जुड़ा हुआ है, भारत और श्रीलंका। तो ये जलीय भाग द्वारा जुड़ा हुआ है, ये जल संधि। इस जल संधि का नाम है पाक जलडमरू मध्य। पाक जल संधि यानी भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है, कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, तो उसका नाम है पाक जल संधि। इस यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। एशिया और अफ्रीका को अलग करता है कौन, स्वेज नहर। कौन करता है, स्वेज नहर। अफ्रीका महादेश के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम अफ्रीका महादेश का उत्तर किधर होगा, उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है और पूर्व में इथोपियन का ऊंचा भूभाग है। और जो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल,
यहाँ तो सबसे अधिक मरुस्थल ही है, क्योंकि इसको काला महादेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण ये कृषि क्षेत्र यहाँ नहीं होता है। और इस भाग का सभी मरुस्थल में परिवर्तित होने, और सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा है वो एशिया महादेश में स्थित है। स्थल संधि का वह सक्र है जो दो जलाशयों को अलग करता है, यथा भूमध्य सागर और लाल सागर दो बड़े भूभागों को जोड़ता है, जैसे अफ्रीका और एशिया। सुएज नहर के स्थल संधि पर बनी है। जल डमरू मठ और स्थल संधि में अंतर यही है। तो आप समझ गए स्थल संधि और जल संधि। बाकी पांचों महादेश हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे, और महासागर के कुछ समुद्र आकृति, जलीय भाग द्वारा जो आकृति का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।